चलो स्टार्ट कर दिया अब आज की क्लास। तो तुमने चैप्टर 3 अब तक कर लिया है ना? आई होप कर लिया है। तो वही है, जनरली क्या होता है 11th और 12th के अंदर हम करा देते हैं, होता नहीं है। ठीक है, जो सिलेबस होता है स्टार्टिंग में सिर्फ हमारी तरफ से होता है, बच्चों की तरफ से उतना होता नहीं है। पर एनीवे, अगर आपने चैप्टर 3 तक अच्छे से कर लिया है तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 4। चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था तो चैप्टर 1 में बहुत सारी डेरिवेशंस थी। सबसे ज़्यादा जो डेरिवेशन थी चैप्टर 1 में थी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की थी दुनिया भर की, फिर गॉस थ्योरम से करो, डायरेक्ट करो, फ्लक्स निकालो, बहुत कुछ था। चैप्टर 2 में कम थी डेरिवेशन, और चैप्टर 3 में तो बहुत ही कम थी। कुल मिला के आई थिंक 4 या 5 डेरिवेशन होंगे पूरे चैप्टर के अंदर। अब ये चैप्टर है चैप्टर 4। तो अगर हम पहले 4 चैप्टर देखें तो पहले 4 चैप्टर के अंदर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस हैं। ठीक है, और सारी ऐसी हैं कि हर एक डेरिवेशन पेपर में आई हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये वाली जो है वो लेस इंपॉर्टेंट या वीक है, सारी हमारे काम की हैं। पहला चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर था दोनों का कंबाइन करके नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज जो क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बिल्कुल अलग ही चैप्टर हो गया। उसका पहले से और दूसरे कोई खास रिलेशन था नहीं, बिल्कुल ही अलग चैप्टर था। मतलब अगर आपने पहला और दूसरा नहीं पढ़ा हुआ और आप डायरेक्ट थर्ड पढ़ते हो तो कुछ खास दिक्कत नहीं आती। सेम ऐसे फोर्थ चैप्टर है। तो पहले मतलब इसके लिए अगर हम देखें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ी बहुत तुम्हें दिक्कत आएगी कंसेप्चुअली, अदरवाइज सब कुछ नया है। आपको पहले का आता है या नहीं आता, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मतलब 90-95% आप जो है चैप्टर समझ जाओगे अगर आपको पहले 3 आपने पढ़े भी नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, हमें डिस्कस करना है पूरा मैग्नेटिज्म डिस्कस करना है। पहले चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये सारा सिलेबस जो है पहली बुक ऑलमोस्ट ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ऊपर ऊपर से। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में हमने सब नाम सुना है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, फोर्स लगता है, सब हमने नाम सुने हैं, पर डिटेल में कुछ भी नहीं था। तो ये जो चैप्टर है ये हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा बहुत डिटेल में, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत डिटेल में जो है डिस्कस करेगा। तो चैप्टर 1 में एक वर्ड आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई बोले डिफाइन करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे सिंपल फॉर्मूला था डिफाइन करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, था फोर्स अपॉन चार्ज, सबसे सिंपल फॉर्मूला। और जब हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम ऐसे भी लिखते थे कि एक चार्ज के आसपास का स्पेस है जहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन एक्सपीरियंस करता है? कोई चार्ज एक्सपीरियंस करता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला यहां से हमने निकाल के बताया था कि फोर्स जो होता है वो कितना लगता है, क्यू ई लगता है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, वो पूरा सिस्टम यहाँ पे रिपीट होगा। सब चीज़ रिपीट होगी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, सिर्फ नाम बदल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक की जगह हमने अब क्या नाम बोल दिया, मैग्नेटिक नाम बोल दिया। ठीक है, तो सब कुछ हम दोबारा से पढ़ेंगे। बस अब क्या होगा, हमारे पास एक मैग्नेटिक सिस्टम हमें दे रखा है। एक मैग्नेटिक सिस्टम का मतलब है कोई ऐसा डिवाइस है हमारे पास या चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, और उसके आसपास सब कुछ वही निकालना जो चैप्टर 1 में हम निकालते थे। ठीक, तो अगर हम स्टार्ट करें, कोई बोले व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर जो है वो वहीं से निकल के आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते थे कि एक चार्ज पार्टिकल के आसपास का स्पेस है जहां पे वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो सेम डेफिनेशन हम यहाँ किसके लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या होगा, स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है या क्या है, वहां रेस्ट पे ही था। लेकिन एक्सपेरिमेंट थे कुछ, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है ऑस्टर एक्सपेरिमेंट आता है। साइंटिस्ट थे 1800 के आसपास, उन्होंने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रही है, करंट का सिंबल हम क्या यूज करते हैं, आई। एक कंडक्टर में कुछ करंट जा रही है आई, और उसके पास अगर मैं एक क्या लेके आऊं, एक कंपास लेके आऊं, मैग्नेटिक कंपास लेके आऊं जिसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो ये कंपास जो है इसके पास लाने पे डिफ्लेक्ट हो जाती है।
अब हमें ये पता है कंपास पहले डिफ्लेक्ट होती थी किसके लाने से, मैग्नेट के लाने से, और एक मैग्नेट भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। बट वो हमारे पास जनरली क्या होते हैं, नेचुरल एग्जिस्टिंग मटेरियल है, वो हमने बनाए नहीं है, वो हमें नेचर में मिल जाते हैं जो इन चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बनती भी नहीं की हैं जो जो हम नॉर्मल बनाते हैं। लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेट के अलावा भी अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, इस करंट की वजह से भी जो कंपास है वो चेंज हो सकती है, डायरेक्शन इसकी डिफ्लेक्ट हो सकती है, सिंपल टर्म में बोले तो क्यों हो सकती है, तो जो काम मैग्नेट कर रही थी वही काम ये कंडक्टर कर रहा है। तो इस कंडक्टर की क्या स्पेशलिटी है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी वही काम करता है जो कौन करता है, एक मैग्नेट करती है। तो वहां से उन्होंने डिड्यूस किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसकी अभी लेमन लैंग्वेज में जो डेफिनेशन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, अभी हम बार बार पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके से। अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए जो सबसे लेमन लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं, स्पेस अराउंड अ कंडक्टर। कंडक्टर कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और मूविंग चार्ज लिख दो। चार्ज क्या करना चाहिए, कंडीशन है उसकी मूविंग चार्ज, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां पे मैं मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता हूं। कोई बोलेगा कि अगर पेपर में पूछते हैं कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैं वहां पे डेफिनेशन लिख सकता हूं, लिखेंगे नहीं हम, ये वाली बहुत अच्छी नहीं है, जो अच्छी वाली आएगी वो बाद में आएगी। अभी सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमने पढ़ लिया कि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी वही काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, कि एक चार्ज पार्टिकल के आसपास, और कैसा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में क्या लिखा है, वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो कुछ नहीं होता, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये सब जो है एक्सपीरियंस होता है। तो अभी आगे आएगा कि मूविंग ही क्यों होता है, किस कंडीशन के बेस पे हम बोल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या डिफ्लेक्ट होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, एक चार्ज पार्टिकल के आसपास का स्पेस है जहां पे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये ना बहुत लेमन लैंग्वेज वाला पार्ट है, जैसे ये यहां भी लिखते थे जब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड, बट कोई मतलब ही नहीं है उसका जब तक मैं ये डिफाइन नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता हूं तो उसके आसपास कोई फॉर्मूला होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए फील्ड या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो फील्ड अगर वेरी करेगी तो वेरी करने का मतलब है कि हर पॉइंट पे कभी भी फील्ड सेम नहीं हो सकती, इन जनरल सेम नहीं हो सकती। तो सेम रूल यहाँ भी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम नहीं होती, अगर हम दूर जाएंगे पास आएंगे तो फील्ड क्या होगी, बदलेगी। कितनी बदलेगी वो हम फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे कैसे निकालेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड को, कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये हमने इस चैप्टर को या इस कंसेप्ट को समझने के लिए खुद से क्रिएट किया है कि आसपास एक फील्ड है और उसकी वजह से हम इन सबको समझ सकते हैं। बट कोई बोले क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो नई हमारे पास फ्रंटियर फिजिक्स है उसके हिसाब से ये जो कंसेप्ट है वो अभी के लिए डिस्कार्डेड पार्ट है कि एक्चुअल में ऐसा फील्ड नहीं होता, कुछ और ही होता है जिसके बेसिस पे हम सबको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी 12th क्लास के हिसाब से अगर मुझे चैप्टर को समझना है तो मेरे लिए सब कुछ जो है वो यही फील्ड है। पहले चैप्टर में फील्ड है, 4th में फील्ड आ गई, अभी 8 तक आओगे तो वहाँ भी सब चलेगा, यही सब चलेगा, फील्ड। तो ये एक तरीका था चीज़ों को समझने का। टाइम के साथ साथ जैसे चीज़ें बदलती हैं तो वैसे क्या हुआ, थ्योरीज बदल गई। अब हमारे पास नई थ्योरीज हैं इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो फील्ड जो है वो तो एक जनरल सा कंसेप्ट है, लेकिन कोई बोले इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है, या इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है, या इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है, उसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना अमाउंट है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसके लिए नाम आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। जो स्टैंडर्ड नाम आते हैं वो इंटेंसिटी नहीं आता, दो नाम यूज करते हैं। अगर मुझे फील्ड निकालनी है, फील्ड एट अ पॉइंट, फील्ड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो दो नाम यूज होते हैं, यही लिखा आते हैं पेपर में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। एक नाम ये लिखा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब एक पॉइंट पे कितनी फील्ड आएगी। या एक नाम आता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दो नाम मेरे पास आते हैं क्या निकालने के लिए, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरल है कि एक स्पेस में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे उसकी कितनी वैल्यू होगी उसके लिए दो नाम आ गए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर आता है इसकी यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। तो इसकी दो तीन यूनिट जो है हम पढ़ेंगे। जो सबसे सिंपल इसकी है यूनिट, वो मेरे पास आती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो सबसे आसान है वो क्या है, टेस्ला। टेस्ला का सिंबल हम यूज करते हैं टी। ठीक है, ये एक है, बट इसके अलावा मेरे पास दो और आती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैं अभी लिख रहा हूं, पर जब हम आगे जब कभी आएंगे मे बी 4-5 क्लास के बाद, तो हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे डिफाइन करेंगे कि बाकी दो कहां से आई। ठीक है, एक आती है इसकी वीबर पर मीटर स्क्वायर, शॉर्ट में लिखते हैं इसको WB और मीटर-2। ये आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सुना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक था Q/ε0, दूसरा क्या था E.ds, क्या था E.ds। मेरी वॉइस आ रही ना ऑनलाइन, हाँ, यस E.ds। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था E.ds, तो E.ds है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो E को मैंने रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड से, उसका सिंबल अभी लिख लेंगे B होता है, तो B.ds क्या बन गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है कितनी, वीबर, तो वहां से सेकंड निकल के आती है वीबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब चैप्टर 5 खत्म कर लेंगे तब आप इन सब में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अभी के लिए हमने जब सब नाम नहीं सुने हैं वीबर वगैरह, तो अभी हम इग्नोर कर सकते हैं इसको, ये अभी इसलिए साथ लिख दिए क्योंकि जब आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद रिवाइज करोगे तब आपको पता होगा सब क्या है, तो तब रिलेट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, एक और आती है यहीं से, ऐसे जैसे फोर्स अपॉन क्यू होता है, यहाँ पे फोर्स अपॉन एम आता है मैग्नेटिक के अंदर, फोर्स के लिए आता है न्यूटन और इस m के लिए आती है एम्पियर और मीटर। ये सेकंड यूनिट है हम जो हम यूज करते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये दो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्यों, जब आगे टाइम आएगा जब फ्लक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, तब हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे। अभी जस्ट लिख दिया है कि फील्ड की इतनी यूनिट है, मैं दो नहीं भी पढ़ूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सारा काम अभी टेस्ला से हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड कोई भी हो, सारी क्या होती हैं, वेक्टर, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो वेक्टर है, तो सेम वे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, वेक्टर है। अब कोई चीज वेक्टर है तो उसमें दो चीज आएंगी, क्या क्या आएगा, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या आएगा उसकी डायरेक्शन। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि अलग अलग तरीके के कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कौन देगा निकाल के, उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू आएगी। एक मिनट देना, नहीं अभी नहीं। नाइस, अगर आप साथ साथ लिख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो ये PDF आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सुन लो यहाँ पे, बस जो काम मिलता है वो करा करो साथ साथ। तो अभी हमारे यहाँ से इस पेज पे क्या है काम का, कि मैग्नेटिक फील्ड एक आसपास का स्पेस है जहाँ पे फोर्स लग सकता है मूविंग चार्ज के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बड़े सारे फॉर्मूले देखे थे चैप्टर 1 के अंदर, उनमें से एक तरीका था गॉस लॉ, कि गॉस लॉ का यूज करके मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड निकाल सकता हूँ। ठीक है,
तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं क्या करने का, फील्ड निकालने का। तो ऐसे ही हमारे पास इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट हैं, मिलके उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है। उस लॉ का काम क्या है, वो लॉ किसी कंडक्टर के लिए फील्ड निकाल के देता है, ठीक है। और उसमें से एक केस जो है वो मुझे आज करके जाना है। तो आज की जो क्लास है वो एक डेरिवेशन पे ख़त्म होगी जो हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो ये हम सीधा मूव करते हैं अपने काम की चीज़ पे। तो टॉपिक जो है आज का, ये दा भी लिखा आ गया, ठीक है। वैसे दा डाला नहीं था मैंने, गलती से आ गया है। पर मेन ये है हमारे पास बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट में टी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो बायो बोल सकते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या देता है, वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। बट करंट कैरिंग कंडक्टर की क्या क्या शेप पॉसिबल है, सीधा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग हो सकता है, किसी भी फॉर्म में कंडक्टर हो सकता है। तो उनमें से जो कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं उसका लिए हम क्या निकालते हैं, फील्ड फाइंड करते हैं यहाँ से। तो पहले हम देखते हैं लो क्या है। तो लो डायग्राम वाइज क्या है, बोला है एक कंडक्टर है, कंडक्टर की शेप इसने मान ली रैंडम कि कुछ कंडक्टर है, ठीक है। बायोट सावर्ट्स लॉ बोलता है कि मैं कभी भी पूरे कंडक्टर के लिए फील्ड नहीं निकाल सकता, मैं पूरे के लिए नहीं निकाल सकता, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट कोई तरीका ही नहीं निकालने का, बायोट सावर्ट्स लॉ बोलता है। तो क्या बोलेगा फिर, कैसे निकालेंगे, बोला मैं एक छोटे से कंडक्टर के लिए तो निकाल सकता हूं, छोटे से कंडक्टर के लिए। तो छोटी वैल्यू आती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्मॉल एलिमेंट। तो बोला है पूरे कंडक्टर के लिए मेरे पास निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, बहुत कम, बहुत कम कितनी मान ली, इतनी सी मान ली, बस दिख भी रही है इतनी सी। इतनी सी लेंथ के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। कहां पे निकाल सकता हूं, कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लो अपनी मर्जी से, यहां चूज कर लो, यहां चूज कर लो, यहां चूज कर लो, कहीं भी चूज कर लो। बच्चे बोले क्या मैं पॉइंट कंडक्टर के ऊपर चूज कर सकता हूं, मैंने क्या बोला, पॉइंट यहां चूज कर लो या यहां चूज कर लो। अगर आपका डाउट आएगा क्या ऊपर भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, क्या मैं एक कंडक्टर की वजह से उसी के ऊपर फील्ड निकाल सकता हूं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है जो वाइवा में आपके पास आएगा, जब एक दो क्लास कर लेंगे तब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस छोटे से कंडक्टर की वजह से मुझे फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है, मैंने एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया अपनी मर्जी से। मान लो मैंने पॉइंट मान लिया इधर, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले चाहिए इस पॉइंट की इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ठीक है। मान लिया ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। इस कंडक्टर में करंट कितनी है, आई। मैंने इस कंडक्टर में एक ये एलिमेंट माना है छोटा सा डीएल लेंथ का, इसकी लेंथ कितनी है, डीएल। किस डायरेक्शन में, जो छोटे कंडक्टर में जो हम डायरेक्शन मानते हैं वो हमेशा कहाँ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि डायरेक्शन में कैसे मानेंगे। जैसे मान लो स्ट्रेट कंडक्टर था और बोला इस कंडक्टर में एक छोटा सा कंडक्टर मानना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बहुत आसान है। इस डायरेक्शन में एक एरो बनाया, इसकी लेंथ ये है और ये मेरे पास डीएल एलिमेंट आ गया। लेकिन अगर मेरा जो कंडक्टर है वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा कंडक्टर है, कर्व है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के लिए मैं छोटा एलिमेंट के लिए डायरेक्शन कैसे चूज करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन तो इजी थी। तो जब भी कंडक्टर कर्व होगा तो हम क्या करते हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो छोटे से एलिमेंट पे जो टेंजेंट आएगा, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये कर्व है तो इस कर्व पे जो एरो लग रहा है वो एक तरीके से क्या है, वो टेंजेंट है। तो ये जो एलिमेंट है डीएल, अब डायरेक्शन की बात करें, लेंथ तो डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ के अंदर तो ना जो करंट है वो डायरेक्शन होती है। तो करंट और लेंथ को मिला के उन्होंने एक नया नाम दिया जिसको क्या लिखते हैं, आईडीएल। तो आईडीएल मिल के क्या बनाता है, एक वेक्टर बनाता है। तो आईडीएल को बोलते हैं हम क्या, करंट एलिमेंट। क्या है हमारे पास, ये करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर पे चूज करेंगे, छोटी सी लेंथ है, डीएल लेंथ है। डायरेक्शन क्या होगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है इस छोटे से करंट एलिमेंट से। तो क्या किया, इस पॉइंट पी को इससे ज्वाइन कर दिया, यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस थी वो मेरे पास बन गई आर, ठीक है। करंट एलिमेंट कहां है, यहां पे देखो ऊपर की तरफ,
डिस्टेंस कहाँ है, इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आया वो मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो मेरे पास अब सारे पैरामीटर्स आ गए जिसमें मैं ये लोड डिफाइन करूंगा। क्या क्या आ गया, करंट आ गई, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो पॉइंट पता लग गया। इस पॉइंट पे फील्ड पूरे कंडक्टर से नहीं निकाल रहे, किससे निकाल रहे हैं, छोटे से करंट एलिमेंट से, वो मैंने यहां रेंडम मान लिया। अब ये एंगल थीटा है। अब देखो, अगर ये करंट एलिमेंट यहां की बजाय यहां होता, इधर, क्या ये एंगल सेम आता, थीटा अलग आता। अगर ये पॉइंट यहां मान लोगे तो क्या ये आर सेम आएगा, अलग आएगा। तो जैसे ही आप करंट एलिमेंट चेंज करोगे थीटा बदलेगा, आर बदलेगा, और उसके हिसाब से जो भी फील्ड आएगी वो अपने आप बदलती जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पैरामीटर जो है कांस्टेंट हो गए, सब बदल रहे हैं। आप पोजीशन चेंज करोगे अपने आप आर थीटा सब बदल जाएगा। तुम बोलोगे पोजीशन चेंज करने से क्या डीएल बदलेगा, वो तो डीएल मैंने खुद माना है ना, डीएल मतलब छोटी सी लेंथ मानी है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या देता है हमें, बायोट सावर्ट्स लॉ जो है वो हमें इस पॉइंट पे फील्ड देगा। कोई बोले कि व्हाट इज बायोट सावर्ट्स लॉ, तो ये तो अभी हम दा हटा देते हैं। तो ये क्या देता है, इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड, और ये छोटे से एलिमेंट के लिए फील्ड है तो उसको लिए सिंबल आता है डीबी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, डी किसके लिए, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इट गिव्स द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट। एक छोटे से एलिमेंट की वजह से एक पॉइंट पे फील्ड देता है। ये मेरे पास बायोट सावर्ट्स लॉ की कोई स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। कोई एज सच स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। सीबीएसई खुश होती है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज लिखते हो। कोई नहीं तुम्हें कहता कि तुम्हें बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, तुम्हें डिफिकल्ट वर्ड यूज करने हैं, तुम प्लेन सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कहीं नंबर नहीं करते इन चीज़ों के। आंसर की आती है हर साल, ऑनलाइन होती है अपलोड, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। उनकी लैंग्वेज जो तुम देखोगे वो किसी बुक से मैच भी नहीं करती। अगर आप 10 बुक रखो अपने पास और उन 10 बुक के साथ जो सीबीएसई की आंसर की है उसकी लैंग्वेज चेक करो, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, उनकी लैंग्वेज बहुत बार एनसीईआरटी से मैच कर सकती है, लेकिन और से बिल्कुल नहीं मैच करती, हमेशा अलग आते हैं। और बड़े अच्छे आंसर होते हैं, क्रिस्प आंसर होते हैं, कोई फालतू लैंग्वेज नहीं, टू द पॉइंट आंसर होते हैं। तो ये देता है। अब डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, तो डीबी जो है इन्होंने स्टेट किया कि डीबी जो है प्रोपोर्शनल टू ऑल दिस पैरामीटर्स। ये आइडियल जो करंट एलिमेंट है इसके प्रोपोर्शनल है। ये जो एंगल बना है थीटा, इसके साथ आता है साइन थीटा, इसके प्रोपोर्शनल है। ये जो नीचे डिस्टेंस आती है आर, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इन चीज़ों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। जब ये साइन रिमूव करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है म्यू 0 बाय 4 पाई, और बाकी सब सेम है। क्या क्या सेम है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नई टर्म आ गई अजीब सी, म्यू नॉट, ठीक है। चैप्टर 1 में ऐसी अजीब टर्म हमारे पास क्या आई थी, अपसाइलन 0, याद है कुछ। अपसाइलन 0 का नाम क्या था, क्या नाम था उसका अपसाइलन 0 का, याद करो, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वो क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है यहां तक। तो यहां जो म्यू नॉट है और जो 4 पाई है, इसको समझते हैं क्या है। ये इतनी सी स्टेटमेंट है, बायोट सावर्ट लॉ की डायग्राम बनाओ, ये लिख दो, ये लिख दो, सफिशिएंट, खत्म, ठीक है। आप नोट डाउन करोगे या पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा ना, ठीक है। बट अब जब क्वेश्चन मिलेंगे वो सॉल्व करने पड़ेंगे साथ साथ, फॉर्मूला लिख लेना बस। डीबी है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है हमारे पास, इसके लिए क्या है, इस म्यू नॉट का हमारे पास नाम होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी,
ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। जो म्यू नॉट है वो क्या है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। ऐसे ही था परमिटिविटी। परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बताता है कि अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, उस मीडियम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना फोर्स लगेगा, कितना पोटेंशियल आएगा, वो सारे पैरामीटर जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर को बताते हैं, डेट ऑल कैन बी डिफाइंड यूजिंग और एक्सप्लेन्ड यूजिंग परमिटिविटी। सिमिलरली मैग्नेटिक बिहेवियर को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट है, म्यू आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, सारे सेम चीज। एक आएगा फ्री स्पेस का, फिर मीडियम का, फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी, सब आ जाएगा। वो सब चैप्टर 5 में आएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ म्यू नॉट ही यूज करना है बस। तो यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई जो कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है 10 की पावर -7। म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है, 10 की पावर -7। कोई बोले इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी, तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट की यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखो बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा हटा दो, डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से म्यू नॉट किसके बराबर आएगा, वो आएगा बी, आर स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे आई और dl, यही आएगा। बी की क्या होती है, टेस्ला, आर के लिए मीटर स्क्वायर, करंट के लिए dl के लिए मीटर, 1 मीटर कट गया तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये 1 यूनिट हो गई। और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा था जो टेस्ला होता है वो क्या होता है, वीबर पर मीटर स्क्वायर। तो वीबर -2 मीटर एम्पियर इनवर्स, तो क्या आएगा ये, वीबर मीटर -1 एम्पियर -1, वीबर मीटर -1 एम्पियर -। जब चैप्टर 5 पढ़ लेंगे, ये स्टार्टिंग की क्लास एक बार PDF नोट देख लेना वापस, आप ये समझ जाओगे तब। ठीक है, अभी आपके लिए टेस्ला ठीक है, वीबर नया है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, जब पढ़ेंगे फ्लक्स के अंदर 5 में 6 में तो अपने आप एक्सपर्ट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है सब निकालना। लेकिन हाँ, पेपर में 70 नंबर के अंदर एक आध ऐसा आ सकता है फिजिकल क्वांटिटी जिसकी आपको यूनिट लिखनी है या डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो आप जो भी पढ़ते हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो नया, तो ये तो क्लियर है, आपको उसकी यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। कहाँ मिलेगा, सब कुछ वहीं NCERT की बुक में है, पहले पार्ट के अंदर अपेंडिक्स A9 है। ठीक है, उस अपेंडिक्स A9 के अंदर 1 से 94 दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी। 1 से 56 जो तो थी वो सारी 11th क्लास की थी, 56 के बाद जितनी है सारी 12th क्लास की हैं। तो 56 से 94 करोगे तो आपका 12th के सारे कवर हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ से करो, यहीं से करो, मर्जी है, पर ये सब आने चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं आएंगे, आना एक आधी क्वेश्चन होता है, पर होता क्या है कि बोर्ड के पेपर में बच्चे कर नहीं पाते बेचारे, वो जो है वो मिस आउट कर जाते हैं ऐसी बेसिक भी चीज़ें। कोई बोले अब आपको कि इस म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो, तो निकलेगा नहीं बच्चों से, अभी तो खैर नहीं निकलेगा, बट 1 महीने बाद जब पढ़ लोगे पूरा तब भी नहीं निकाल पाते बच्चे, क्योंकि डायमेंशन का जो पार्ट है उनको बस वही आता है जो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में था, उतना ही उनको आता है, उसके बियॉन्ड वो पढ़ते ही नहीं आता। वही जो उसमें थी 11th क्लास के अंदर, उनके तो निकाल लेंगे, फिर भी वो 12th वाले नहीं निकलते। ठीक है, तो ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब आपको निकालने आने चाहिए। अब इसके बाद तो हमने बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी पढ़ ली, कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है, सब हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ रह गई, वो है डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो डायरेक्शन जो है मैं वो एक क्वेश्चन करूंगा, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि किसी पार्ट के लिए हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आज का जो हमारा काम है वो है कि हमें एक डेरिवेशन पढ़नी है बस, ये सिंगल डेरिवेशन हमें आज करनी है, और इसके बाद 5-7 क्वेश्चंस हैं, वो हमारा आज का काम है। बोला है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप है, और उसके लिए आपको सेंटर पे, लिखा है सेंटर पे, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, बहुत आसान है, मतलब पहले 4 चैप्टर की वन ऑफ द इजीएस्ट डेरिवेशन होगी ये।
तो एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप हमें एज्यूम करनी है, ठीक है, बड़े दिन हो गए सर्कल ड्रॉ किए हुए। तो एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, सर्कल के सेंटर पे हमें फील्ड निकालनी है, सर्कल के सेंटर पे मुझे फील्ड निकालनी है। अब सर्कल के सेंटर पे फील्ड तभी निकल सकती है जब मैं इसमें डायरेक्शन चूज करूंगा। तो मेरे पास डायरेक्शन चूज करने के अभी दो ही ऑप्शन है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो तुम्हारा मन हो वो मान लो, उससे सोल्व कर देंगे। क्या मानना है बोलो? क्लॉकवाइज मानना है, तो हमने डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज। तो इस केस में मैंने डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज, जो करंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। अब क्या होता है, एक प्लेन में जब सर्कल मानते हैं तो तीन तरीके से सर्कल मान सकते हैं। वो दियो कड़ा, तीन तरीके से सर्कल हम मान सकते हैं। ये दिख रहा है कड़ा, कैमरे में बहुत ही छोटा सा आ रहा है ये, है ना, बड़ा कड़ा चाहिए हमें, गर्दन वाला जो गर्दन में आता है ना वो वाला चाहिए हमें। तो ये एक हमें कड़ा दिख रहा है छोटा सा। तीन तरीके से कड़ा रखा जाएगा, या तो एक बार ऐसे होगा, जब कड़ा ऐसे होता है तो एक केस हो गया, एक बार कड़ा ऐसे होगा वर्टिकल, ठीक है, और तीसरी बार कड़ा ऐसे होगा जो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है, पूरा सर्कल दिख रहा है। जब कंप्लीट सर्कल दिखता है तो इसका मतलब जो कड़ा है वो सर्कल इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे कड़ा है, ठीक है। ऐसे एक ऐसे केस हो सकता है कि कड़ा अगली बार बड़ा लेके आएंगे ऐसे वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल है, कैमरे में आ रहा है आगे, यहाँ आ रहा है ना कड़ा, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, और एक बार ऐसे सामने। तो हमने जो भी माना है इसका मतलब ये जो प्लेन है इस लूप का वो कहाँ पे है, इस बोर्ड पे है। तुम क्या लिखोगे पेपर में कि प्लेन कहाँ है इसका, पेपर पे ही है, ऐसे रखा हुआ कड़ा, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज करने से, ओरिएंटेशन चेंज करने से आंसर बदल जाता है किसका, डायरेक्शन का। जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो सेम रहता है, डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसे बदलेगी अभी देखते हैं, अभी हमने सीखा डायरेक्शन। तो देखते हैं, इसमें करंट ऐसे है, बोला इसके सेंटर पे फील्ड निकालनी है। तो जब भी हम डेरिवेशन करते हैं हमारा बस ये काम होता है कि जो हम पैरामीटर हम लेट कर रहे हैं उसको डिफाइन कर दें। जैसे यहाँ पे करंट आई है, तो आई मेरे पास क्या है, यहाँ पे आई है करंट किसके अंदर, करंट इन दी लूप, ठीक है। ए मैंने मान लिया क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ लूप। इसमें चैप्टर में रेडियस के लिए हम हमेशा ए ही यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए इस चैप्टर में मोस्टली हम ए ही यूज करते हैं, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। करंट आई है, रेडियस कितनी आ गई, ए। बोले सर्कल से क्या करना है, पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या था, फील्ड निकालने के लिए एक करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी मान लो करंट एलिमेंट, फर्क ही नहीं पड़ता हमें, तुम कोई भी पोजीशन लो वहां पे करंट एलिमेंट मान लो, फर्क ही नहीं पड़ता। मान लिया करंट एलिमेंट मैंने इधर माना छोटा सा, यहां पे मेरे पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। अब बताओ करंट एलिमेंट का मतलब है आइडियल, मुझे डायरेक्शन चूज करनी है। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्ट्रेट था तो सीधी मान लेंगे, पर अगर कर्व है तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बताओ इस पॉइंट पे टेंजेंट कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, करंट इस पॉइंट पे कहां आ रही है, नीचे। तो इस पॉइंट पे जो आइडियल आएगा छोटा सा वो कहां पे आएगा, आइडियल एलिमेंट जो है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेंथ ही छोटी सी डीएल है, समझ में आ गया। करंट एलिमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है, और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया तो वो जो डिस्टेंस मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है। एक तरीके से डेरिवेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला था वो ये आर था। देखो जो हमारा कौन सा केस है, यही केस है, ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट से जहां पे फील्ड फाइंड करनी है उस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो करंट एलिमेंट और लाइन के जो बीच में एंगल बनता है वो क्या बनता है, थीटा। मुझे बताओ सोच के, यहां पे थीटा कितना है, यहां पे थीटा कितना है, 90। क्यों, करंट एलिमेंट नीचे है और जो ज्वाइन किया लाइन को वो कहां बन रही है, वो ये है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90। हमें करना क्या है, हमें करना है वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, जो टोटल है, टोटल ओ पे फील्ड निकालनी है, इस ओ पे। क्या क्या उसके लिए, कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट,
क्या नाम होता है उसका? बेसिकली आइडियल। ठीक है, तो डीबी क्या है? डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। क्या आएगी बताओ सोच के? डीबी का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस है? यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है? ए स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? क्या हट गया? साइन 90 1 होता है। साइन 90 जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो डी बी आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर। साइन 90 कितना हो गया? 1। इतना ठीक है। ये डीबी का मतलब क्या है? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाली हमने। पर क्या मुझे सिर्फ इसकी निकालनी थी? नहीं, मुझे किसकी निकालनी है? टोटल। जब मुझे एक छोटे से एलिमेंट की पता होती है और टोटल निकालनी है तो क्या तरीका बचता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे जो टोटल फील्ड आएगी बी, वो क्या आएगी? इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई बाय ए स्क्वायर इंटू डी एल। करंट तो कांस्टेंट है। अगर मान लो करंट एलिमेंट में यहां पे चूज करता लेट्स से, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आती? ए। अगर करंट एलिमेंट यहां चूज करता, डिस्टेंस कितनी आती? तो क्या ए वेरिएबल है? एक कांस्टेंट हो गया। जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे। तो क्या क्या बाहर आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, और क्या बाहर आएगा? आई बाहर और ए स्क्वायर बाहर, सिर्फ डीएल बचा। सिर्फ क्या बचा? डीएल। मतलब इस लेंथ पे इंटीग्रेशन करना है। इसका लॉजिक क्या है? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये सर्कल था, एक एलिमेंट यहां था, बोला ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ दो। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करके सबको जोड़ना शुरू करोगे, सबको जोड़ दोगे आप, तो आपके पास एक तरीके से क्या आ जाएगी? पूरी लेंथ आ जाएगी। सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। यहां पे आर की जगह क्या है? ए है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डीएल का जो इंटीग्रेशन आएगा आई बाय ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। कुछ कटेगा? एक ए से एक एक कट गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो एक्चुअल में एक या दो स्टेप की डेरिवेशन है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। डीबी लिखा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एंगल कितना हो गया? 90। म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, आई बाहर, नीचे से ए स्क्वायर बाहर, डीएल बचा, उसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल है। ठीक है, तो ये आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको अभी खत्म करूँ, हमारा अभी तो हम लिख रहे हैं ना, तो अब ये देखो, ये बचा फॉर्मूला मेरे पास बी का म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई। हम सीबीएसई में ऐसे ही याद रखते हैं। सीबीएसई में मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखता हूँ। क्यों याद रखता हूँ ऐसे? क्योंकि हमारे पास बहुत बार न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू में म्यू नॉट बाय 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है? 10 की पावर -7। तो पुट करने के लिए हम इसको काटते नहीं हैं। लेकिन आप कोई भी लेक्चर देखोगे, जो बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं, ठीक है, उनको जो सिखाया जाता है या बुक्स में जो कंपटीशन सेक्शन है वहाँ पे उसमें इसको काट देते हैं। तो आएगा म्यू नॉट 2i बाय कितना आएगा? ए। वहाँ फॉर्मूला ये बन गया, म्यू नॉट इंटू 2i बाय ए। 2 पाई से 4 पाई नीचे आएगा, सॉरी, म्यू नॉट आई बाय 2a आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। पर जब हम अभी करेंगे तो हमें डायरेक्शन वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर मैं ऊपर वाला प्रेफर करूंगा। बट अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो उनमें पूरे चांस हैं कि वो 2 पाई से 4 पाई काट देंगे और कुछ ऐसा आंसर बचेगा। ठीक है, इतना यहाँ तक, इतना क्लियर है? तो ये हमने फाइंड किया है, क्या? मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। अब यहां से अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है? डायरेक्शन निकालना बहुत इजी सा पार्ट है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे क्या तरीका यूज होता है
कि वैसे हमारे पास यहाँ पे दो ही केस आएंगे जहाँ तक, ठीक है। एक आएगा सर्कल में क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दो ही केस आते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उस डायरेक्शन में मतलब हाथ की उंगलियों को रखो, ठीक है। और जैसे करंट घूम रही है वैसे उंगलियां घुमा दो, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे करंट घूम रही है ना, इसके इस प्लेन के रखा परपेंडिकुलर हाथ को ऐसे और घुमा दिया, जैसे करंट घूम रही है घुमा दिया। थंब कहाँ पे आ रहा है, तो ये फील्ड दे रहा है हमें कहाँ पे, सेंटर पे। तो इसमें फील्ड कहाँ पे आ रही है, इसमें कहाँ पे आएगी, इसमें कहाँ पे आएगी अंदर, इसमें कहाँ पे आएगी बाहर, ठीक है। दो वर्ड आते हैं, एक होता है हम यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। क्रॉस का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर अंदर की तरफ है, देखो अगर फील्ड ऊपर है तो मैं ऊपर लिख दूंगा अपवर्ड, नीचे के लिए डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट सब लिख दूंगा। पर बाहर आ रही है उसको कैसे लिखूंगा, जो बाहर आ रही है उसको हम दिखा तो सकते ही नहीं है कि कैसे दिखाएंगे भाई। ऊपर के लिए मैंने एरो ऐसा यूज कर लिया, इधर इधर नीचे यूज कर लिया, जो बाहर के लिए मैं क्या यूज करूंगा। तो बाहर के लिए जो यहाँ पर साइन आते हैं वो ये दो साइन आते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। तो डॉट का मतलब सेम, बस यहाँ पे क्या आएगा आउटवर्ड, ठीक है। कई सारे तरीके हैं याद करने के। अगर लूप प्लेन में है, इस प्लेन में लूप है, तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट डॉट देता है सेंटर पे, और क्लॉकवाइज करंट क्या देगा, क्रॉस देगा, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना, सबसे आसान क्या है, ये है ऐसे हाथ घुमाया बाहर आएगा, ये है हाथ घुमाया अंदर गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, राइट हैंड। बहुत सारे रूल हैं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। एक रूल और भी आता है, अभी के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्रॉस पढ़ा नहीं अभी। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी क्रॉस पढ़ जो होता है ए क्रॉस बी वाला, वहां से भी हम बी निकाल सकते हैं, उसमें हम आएंगे एक क्लास बाद। हमने अभी बायोट सावर्ट्स लॉ जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्केलर फॉर्म में, एक इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है। कई लोग पहले वेक्टर पढ़ाते हैं और फिर स्केलर पे आते हैं, हमें पहले स्केलर किया जाता है फिर वेक्टर पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो इसमें आंसर क्या आएगा, सेंटर पे यहाँ पे कैसे फील्ड आ रही है डॉट, यहाँ पे कैसी आ रही है, तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास अभी। कितने ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो डॉट आएगा या क्या आएगा क्रॉस आएगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो होंगे, वो सर्कल का प्लेन चेंज कर देंगे। अब मान लो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कड़े वाला, ठीक है, बोला एक बंदा यहाँ खड़ा है इधर, वो यहाँ से देख रहा है ऐसे और उसको दिख रही है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यहाँ से क्या दिख रही है क्लॉकवाइज। बोले अब बताओ सेंटर पे कितनी फील्ड आएगी, ठीक है। अब क्या आएगी, सेंटर पे कितनी फील्ड आएगी, यहाँ पे है करंट कैसे है ऐसे, तो ऐसे करंट घूमेगी, हाथ ऐसे घुमा दिया, थंब कहाँ पे आ रहा है इधर, करंट उल्टा करोगे हाथ ऐसे घूम जाएगा तो इधर आ गई। मेन चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के क्या आएगी, परपेंडिकुलर। अभी लूप इस प्लेन पे है बोर्ड पे, तो इस बोर्ड पे क्या आएगा परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। इस पे क्या आएगा परपेंडिकुलर, इस तरफ या इस तरफ। इस पे क्या आएगा परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जैसे प्लेन ऑफ लूप गिवन होगा उसके हिसाब से मेरा आंसर बदलेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं डॉट और क्रॉस, तो उनके लिए क्या है कि लूप कैसे भी गिवन है दो ही आंसर है, डॉट और क्रॉस। बट मैं इस केस में आंसर बोल दूं डॉट और क्रॉस, क्या वो सही है, गलत है वो तो, क्योंकि फील्ड तो एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। तो ये हमें क्वेश्चन अभी डिस्कस करने हैं कि लूप जब चेंज करते हैं प्लेन तो क्या करेंगे। यहां तक क्लियर है। इसके ऊपर अगर आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कराऊं इस पार्ट के ऊपर, तो मान लिया हमने कि मेरे पास दो सर्कल हैं, ठीक है। एक सर्कल ये है और ठीक है, सही है ना, लग रहा है कंसेंट्रिक, लग तो रहे हैं, ठीक है। इसमें करंट इधर है I,
1 मान लेते हैं। इसमें करंट इधर है I2 और ये सेंटर है, ये है रेडियस R2 और ये है रेडियस R1। बड़े वाला 1 है और छोटे वाला 2 है। बोला फाइंड, मैं शॉर्ट में MF लिख रहा हूँ, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कहाँ पे? एट सेंटर। और इस सेंटर क्या है? दिस इज अ कॉमन सेंटर, ये दोनों का कॉमन सेंटर है। तो कॉमन सेंटर पे फील्ड निकालनी है, निकाल सकते हैं फील्ड। फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई और I बाय A इंटू 2 पाई। ठीक है, बस डायरेक्शन चूज करनी है। अच्छा, डायरेक्शन में एक तरीका और यूज कर सकता हूँ, वापस आता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये डॉट और क्रॉस यूज नहीं करते, उसमें वो यूज करते हैं IJ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर मैं इसी में बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और जेड कहाँ पे है? जेड आपकी तरफ है, ऐसे है जेड बाहर की तरफ। तो डॉट का मतलब क्या हो गया? प्लस के कैप, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया? माइनस के कैप। फील्ड इधर आएगी तो प्लस आई कैप, इधर आएगी तो माइनस आई कैप, ऊपर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। तो इसका यूज करो तो दोनों तरीके से समझते हैं। अब मान लो सेंटर पे फील्ड निकालनी है तो कुछ करना ही नहीं है, पहले निकाला B1। B1 किसकी फील्ड है? बड़े वाले की। तो फॉर्मूला क्या है? सेम ही आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या है? I कितना है? I1 बाई R1 इंटू 2 पाई। बताओ डॉट या क्रॉस? B1 के लिए डॉट या क्रॉस? सोचो, बताओ फटाफट। फर्स्ट कंडक्टर के लिए क्या आएगा? डॉट या क्रॉस? उंगलियों को रखना है वेक्टर के परपेंडिकुलर और घुमाना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? तो क्या आएगा? ऐसे रखा, हाथ ऐसे घुमा दिया तो कहाँ जाएगा? अंदर। तो अंदर के लिए क्या आता है? क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस आएगा और बाहर है प्लस के कैप, और अंदर क्या आएगा? नहीं, अंदर आएगा माइनस के कैप। बाहर के लिए प्लस के कैप और अंदर के लिए माइनस के कैप। B2 क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई और I2 बाय R2 इंटू 2 पाई, और फिर इसके लिए बाहर आ रही है तो क्या आएगा? इसके डॉट। लिए हमारे पास आएगा डॉट, और हम लिख सकते हैं के कैप। मुझे भी ये नहीं पता ज़्यादा कौन सी है, लग रहा है पता? क्या मुझे ये पता लग रहा है ज़्यादा कौन सी है? अगर मुझे दोनों में से कोई भी एक फैक्टर सेम देते, अगर मुझे ये बोलते हैं दोनों में से कोई एक चीज़ सेम है, वैसे एक तो क्या ही सेम होती है, सिर्फ करंट सेम हो सकती है ना, रेडियस अलग अलग ही होगी। मतलब दोनों में से अभी मैं ये आंसर नहीं कर सकता कि दोनों में कौन ज़्यादा है, तो कुछ भी लिख लो। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो टोटल फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मतलब एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है टोटल, तो क्या कर दोगे? सबका वेक्टर सम। जब वेक्टर सम करोगे कुछ कॉमन आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन और 2 पाई कॉमन, ये माइनस में है तो आएगा माइनस का I1 बाय R1, और ये प्लस का है I2 बाय R2, और साथ में क्या आ गया? के कैप। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सब वैल्यूज दे रखी हैं, हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमने बस फॉर्मूला लगाया, पुट कर दिया। ठीक, ये है अगर इसमें डायरेक्शन इन वो थी अपोजिट, अगर सेम डायरेक्शन होती तो जहां माइनस था यहाँ पे क्या आता? प्लस आ जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या आता? प्लस आता। अब यो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता लेट से कि दोनों करंट बराबर हैं, अगर दोनों करंट इक्वल हैं तो क्या होगा? तो I1 I2 इक्वल हो गया, मतलब ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो सेम हो गई। अब R1 में और R2 में कौन बड़ा है? R1 बड़ा है। अगर नीचे की वैल्यू बड़ी आ रही है तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। तो फिर B2 बड़ा आता, B1 छोटा आता, तो B2 में से B1 माइनस कर देते हैं। तो किस में से क्या माइनस करना है? किस चीज पर डिपेंड करता है? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अभी मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे पता नहीं I1 I2 में कौन बड़ा है, तो उसकी वजह से मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये बड़ा आएगा या ये बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है इतना क्वेश्चन? कोई डाउट उसके अंदर? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंसेंट्रिक लूप आ सकती हैं। ये आसान क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि दोनों लूप एक ही प्लेन में थी, दोनों लूप का प्लेन क्या था? एक ही था, तो आपने निकाल लिया। अब मान लो मैं हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, पलट दूं? हाँ,
अगर आप सिर्फ रेडियस के बेस पे आंसर करते हो कि R1 ज़्यादा है तो B1 जो है कम आएगा, वो डिपेंड करता है I1 I2 की वैल्यू कितनी आ रही है। मान लो R1 ज़्यादा है तो ये कम आएगा, बट I1 मान लो ज़्यादा आया तो I1 मान लो हमने मान लिया 20 एम्पियर, ये माना मैंने 2 एम्पियर, तो फिर ज़्यादा आ जाएगा। तो जब तक मुझे ये डिफाइन नहीं होगा कि कौन सी करंट ज़्यादा है तब तक मैं सोल्व नहीं कर सकता। तो अभी तक के लिए जनरल आंसर ही पॉसिबल है। समझ में आ गया? असाइनमेंट में है क्वेश्चन, वहाँ ट्राई करना जहाँ दे रखा है कि I1 ज़्यादा है या I2 ज़्यादा है, उसके बेस पे सोल्व करना है। हो सकता है क्वेश्चन ये पलट दें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो इसका, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो। मान लिया मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक लूप है ये और एक लूप है ये, ठीक है, दो लूप हैं, इसमें करंट है R, इसमें करंट है 2R, ठीक है, इसमें करंट है 4I, इसमें करंट है 6I, और बोला है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अभी बता दो सॉल्व करके। अब बता लो कि कौन ज़्यादा आएगा और कौन कम आएगा। करना सॉल्व, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। कर रहे हो सॉल्व? बता पाओगे आंसर? B1 बड़ा आ रहा है। मान लिया ये 1 है और ये 2 है, तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, और I कितना है 6I, R कितना है 2R, ठीक है, और इंटू 2 पाई। तो कुछ फैक्टर कटेगा तो B1 आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये आएगा 3I बाय R इंटू 2 पाई। मैंने 2 पाई काटा नहीं, पता नहीं आदत नहीं मेरी काटने की। B2 क्या आएगा, क्या डॉट या क्रॉस है? क्यों? मतलब प्लस के कैप आएगा, हाँ या ना? पक्का ना? और B2 में क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और करंट कितनी है, करंट है 4I बाय R इंटू 2 पाई। तो B2 में फैक्टर आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये आ गया 4I बाय R। तो कौन ज़्यादा आ रहा है? B2 ज़्यादा आ रहा है। B1 कौन बोल रहा था? कैसे, कहाँ? अच्छा, तो कौन ज़्यादा आ रहा है? B2। मतलब जोन सी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगी, या जो ज़्यादा वो डोमिनेंट है। तो नेट कैसे निकालोगे? ज़्यादा में से कम वाली माइनस कर दी, अगर अपोजिट डायरेक्शन है। डॉट का मतलब है के कैप, क्रॉस का मतलब है माइनस के कैप, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। तो नेट कैसे निकालोगे? बी नेट निकालने का तरीका आएगा, B2 में से B1 माइनस कर दिया, और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस के कैप। 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं क्या डाइड कर सकता हूँ? देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, नीचे से R कॉमन, अंदर बचेगा 4I माइनस 3I, वो I बचेगा। तो डायरेक्ट क्या बचेगा, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई और I बाय R। हाँ, आंसर मैच कराने के लिए आप काट पीट लेना, आपकी चॉइस है। 2 पाई से 2 पाई काट दोगे तो जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर है।
और माइनस के का मतलब नेट डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, क्योंकि ये वाली डोमिनेंट है। समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन था ये फुल सर्कल के लिए था, और इसमें आसान पार्ट क्या था कि जो दोनों लूप हैं वो इस प्लेन में है। अब मान लो क्वेश्चन क्या करेगा, लूप का प्लेन चेंज कर देगा। ठीक है, 3 केस हैं, 2 केस यहां डिस्कस करते हैं। जैसे एक केस है लूप ऐसे है जिसमें करंट ऐसे और ऐसे। जब लूप हॉरिजॉन्टल रखी जाती है, जैसे मान लो आपके पास ये है कड़ा, ये कड़ा दिख रहा है, हाँ ये कड़ा ऐसे हल्का सा, जब देखोगे ऐसे, जब देखते हो तो आपको कंप्लीट सर्कल दिखता है, जैसे वहां बना हुआ है, पीछे बना हुआ था। अब वो जो अभी दिख रहा है वो सर्कल नहीं दिख रहा ना, वो क्यों? क्योंकि लूप ऐसे रखी गई है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लूप में क्या होता है, एक फेस आगे की तरफ है और एक फेस क्या है, पीछे की तरफ है। ये दोनों फेस आपको वहां समझने हैं। तो अगर आप देखोगे और कोई आपसे पूछे कि बताओ कौन सा फेस आगे है और कौन सा फेस पीछे, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप दोनों, आपका जो दिमाग है वो दोनों से सोच सकता है। आप इसको भी आगे मान सकते हो और उसको भी आगे मान सकते हो, आप कैसे भी काम कर लोगे। लेकिन हम एक कॉमन यूज करते हैं हमेशा, ठीक है? जो फ्रंट फेस होता है वो आगे वाला ये वाला होता है, नीचे वाला। दिस इज फ्रंट फेस ऑलवेज, एंड दिस इज बैक फेस। नीचे वाला क्या है, फ्रंट है, इसको आगे मानना है, और ये क्या है, पीछे। तो इसके हिसाब से अगर मैं, ये लूप है आपके पास, ये लूप सही दिख रही है ना आपके पास, हाँ ऐसे करनी पड़ेगी हमें, ये लूप ऐसे करनी पड़ेगी हल्की सी। जो आगे है, फ्रंट है, उसमें करंट कहाँ जा रही है, इधर है ना, इसमें करंट कहाँ जा रही है, इधर, और पीछे से कहाँ जा रही है, इधर। समझ में आ रहा है? इसके अंदर करंट कहाँ जा रही है, इधर, यहाँ पे इधर, तो करंट ऐसे है ना, और लूप हॉरिजॉन्टल थी। हाथ कैसे रखते हैं, लूप के परपेंडिकुलर। पहले लूप ऐसे ही थी तो मैंने हाथ ऐसे रखा था, अब लूप ऐसे है तो हाथ कैसे रखूंगा, ऐसे। करंट ऐसे है, घुमा दिया, कहाँ फील्ड आ रही है, ऊपर। तो इस केस में ऐसे हाथ घुमाया, ये पीछे है, ये आगे है, ये आगे है पार्ट और वो पीछे है, तो फील्ड कहाँ पे आई, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो नीचे आ जाएगी। मान लो इसी केस के अंदर ऐसे कर दिया, अब करंट क्या आ रही है, पीछे वाली साइड से आगे आ रही है और यहां से नीचे, तो ये ऐसे आ गया, अब नीचे आ गया, तो इसमें फील्ड कहां पे आएगी, नीचे। समझ में आ रहा है या नहीं समझे? समझ गए? ये हॉरिजॉन्टल था। सेम चीज दोबारा से वर्टिकल। वर्टिकल में कौन आगे होता है, ये आगे है, ये आगे है, राइट वाला आगे है और ये पीछे है, या उल्टा होता है। इसको अगर आप करोगे ऐसे वर्टिकल, अगर आप इसको ऐसे वर्टिकल करोगे तो क्या आएगा, ये जो होता है इसको मानते हैं फ्रंट और इसको क्या मानते हैं, बैक। इसी के बेस पे सॉल्व करते हैं। मतलब करंट पीछे से आगे आ रही है, अगर करंट ऐसे है मान लो, ठीक है, बोल। मतलब देखो क्या है, आप अगर लूप बनी हुई है आप कैसे भी मानोगे, आपका दिमाग चलेगा। आप उल्टा भी मानोगे, पॉसिबल है। मैं बोलूँ कि आप एक ही फॉलो करोगे, उसी के हिसाब से सारे आंसर होंगे। तो ये हमेशा क्या मानोगे, बैक, ये क्या मानोगे, फ्रंट। तो पीछे की तरफ से करंट कहाँ पे आ रही है, ऊपर, और आगे से करंट कहाँ पे आ रही है, नीचे। ये करंट ऐसे है, पीछे से ऊपर और आगे से नीचे, इधर। तो इसमें फील्ड कहाँ पे आएगी, इसमें फील्ड कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। तो एक में ऊपर आ रही है, एक में इधर आ रही है। समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल में ये बैक में है, ये फ्रंट में है, और वर्टिकल में ये बैक है, ये फ्रंट है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें दोनों एक साथ दे देते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो दोनों को कंबाइन करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों को कंबाइन कर दिया, और दोनों लूप कैसे हैं, वर्टिकल प्लेन, मतलब एक ऐसे है हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे है वर्टिकल। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों को नाम दे देते हैं। क्या नाम दोगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो और बाकी सब सेम है दोनों के क्वेश्चन के अंदर। देखो फर्स्ट लूप के लिए, लूप 1,
लूप 1 के लिए B1 कितना आएगा, मी नॉट बाय 4 पाई। करंट क्वेश्चन में कितनी है, I, और रेडियस क्या है क्वेश्चन में, रेडियस R है, और साथ में 2 पाई। फील्ड कहाँ पे आएगी, सेंटर पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना। देखो यहाँ पे ये फ्रंट में है और वो बैक में है, ठीक है। तो B1 जो फील्ड है यहाँ पे, B1 जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। B1 फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ। B2 की क्या वैल्यू आएगी, सिमेट्री की है ना भाई, करंट सेम है सेकंड के अंदर भी, रेडियस भी सेम है, सब सेम है। तो कोई बोले B2 की क्या वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। पर B2 लूप ऐसे है वर्टिकल, B2 कैसे है, ऐसे है, जिसमें पीछे से करंट ऊपर जा रही है और आगे से इधर आ रही है। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा इसके अंदर, B2 इधर है, बोलो हाँ या ना, सही है ना। एक हॉरिजॉन्टल था तो घुमा दिया, एक वर्टिकल है तो इसको हमने क्या कर दिया, आगे से जो करंट है नीचे आ रही है तो थंब इधर आ गया। बोलो कोई डाउट है तो, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अगर ये क्लियर है, दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा कॉस 90 है तो कितना हो गया, और B1 B2 बराबर है तो यह आएगा B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर और √2B1। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, √2, और B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और I बाय R इंटू 2 पाई। देखो अगर आप सब्जेक्टिव में लिख रहे हो और आप नहीं काटते हो तो फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है, आपको वेरीफाई करना है कौन सा करेक्ट है। अगर वहां ऐसे लिखा तो सही है, नहीं लिखा तो काट देना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल था, बस ये पता होना चाहिए डायरेक्शन वाइज किसको फ्रंट मानना है, किसको अप बैक मानना है, ठीक है। अब क्या है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सब में फुल सर्कल था, कंप्लीट सर्कल। पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं होता कि मुझे कंप्लीट सर्कल दें, मुझे पूरा सर्कल हटा के मुझे सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन दे सकते हैं। तो उस पोर्शन में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हम करें आज, या इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें, इसको अभी हम आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं 1-2 क्लास के बाद डिस्कस करूँगा, या अगर टाइम बचा तो कर लेंगे वापस बैक जाके। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो पूरे सर्कल के लिए था, कि सर्कल के सेंटर पे जो फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर रेडियस R है तो B कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और I बाय R इंटू 2 पाई, डॉट क्रॉस में चूज कर लूंगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना ठीक है यहां तक। अब क्या है, क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन पूरा सर्कल नहीं देगा, क्वेश्चन क्या करेगा, एक सर्कल का एक पोर्शन दे देगा जिसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। उसने हमें सिर्फ ये आर्क दे दिया, बस इतना सा आर्क, और बोला इस आर्क का यूज करके सेंटर पे बताओ कितनी फील्ड आएगी। इस आर्क में करंट आई है, रेडियस इसकी ए है, मतलब पार्ट इस सर्कल का ही है, लेकिन पूरा सर्कल नहीं दिया। तो इसको भी मैं सेम तरीके से डराइव कर सकता हूं जैसे मैंने किसका किया है, पूरे सर्कल का किया है, ठीक है। पूरे सर्कल का यूज करके मैं आधे का भी, मतलब इसका भी कर सकता हूं। अभी मैंने मान लिया इसके सेंटर पे जो एंगल है वो है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो B की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई और I बाय A इंटू एंगल। जब पूरा सर्कल था तो एंगल कितना था, 2 पाई। क्यों 2 पाई था, अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगा, पूरा सर्कल घूम रहा हूं, तो पूरा जब सर्कल घूमोगे तो एंगल कितना आएगा, 2 पाई आएगा। क्या मैं यहाँ पूरा सर्कल घूम रहा हूँ, नहीं, सिर्फ इतना सा एंगल घूम रहा हूँ, तो जितना एंगल घूमूंगा उतना एंगल मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितना एंगल है ये, तो अल्फा, खत्म। बस यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज इन रेडियन, आता है कन्वर्ट करना रेडियन में, ठीक है। जब हमें डिग्री से जाना होता है रेडियन तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई
बाय 180, लाइक 60 डिग्री कितना हो जाएगा इंटू पाई बाय 180, क्या आएगा पाई बाय 3 एंड सो ऑन। 45 कितना आता है, याद है सब तो, पाई बाय 4 एंड सो ऑन। कोई भी एंगल आपको गिवन हो उसको कन्वर्ट करोगे रेडियन में, वो एंगल यहाँ आ जाएगा। तो ये एक आर्क था। सेमी सर्कल के लिए कितना एंगल आएगा, अगर ये सेमी सर्कल हुआ तो कितना एंगल आएगा, पाई आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर कि आपको सेमी सर्कल के लिए फील्ड ड्राइव करनी है, कि बायोड सावर्ट्स लॉ यूज किया और सेमी सर्कल के लिए क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, ठीक है, जो मेरा ये था पार्ट सेमी सर्कल वाला, मतलब सर्कल का, यही डेरिवेशन सेमी सर्कल की है। सेमी सर्कल में आधा बनेगा तो यहां तक सेम है, बस जब डीएल लेंथ आएगी, डीएल लेंथ किसकी आएगी, सेमी सर्कल की, तो जहां 2 पाई ए था वहां पे क्या आएगा, पाई ए, तो ए के कट जाएगा, 2 तो आएगा नहीं, क्या बचेगा एंगल पाई, वही सेम आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो पेपर में दोनों पूछे गए हैं, सर्कल का भी और सेमी सर्कल का भी। सेमी सर्कल के लिए क्या करोगे, सिर्फ डीएल बदल दिया, डीएल कितना आ गया 2 पाई, एक क्वार्टर देंगे तो डीएल बदल जाएगा। तो कितनी भी लेंथ आपको गिवन हो, आपको बस क्या करना है, डीएल की वैल्यू बदलनी है। तो जो जो अल्फा वाला केस है वो भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, वैसे सेम लॉजिक से हो जाएगा वो भी, ठीक है, बट आता नहीं है, बस पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। डेरिवेशन अगर आएगी तो ज़्यादातर इसी की पूछी गई है, सर्कल की, ये हमने भी स्किप कर दिया। तो ये अल्फा के लिए आ गया, बस आपको ध्यान रखना है अल्फा किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन बोला एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये जो आर्क है इतनी सी, ये इतनी सी आर्क जो है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है, कितनी आएगी, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज अ DIY क्वेश्चन। बी का फॉर्मूला कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और I बाय ए दे रखा होगा जो भी होगा, और एंगल कितना आएगा, पाई बाय 6, एंगल क्या आएगा, पाई बाय 6। ये जो मैंने फील्ड निकाली है, ये फील्ड मैंने यहां से लेके यहां तक का जो सर्कल है उसकी निकाली है, लेकिन ये एक कंडक्टर ये भी आ रहा है, ये ए से लेके सी तक, एक डी से लेके ई तक भी कंडक्टर है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए उसी लाइन के लॉन्ग फील्ड कितनी आती है, 0। तो जो AC वाला पार्ट है और जो DE वाला पार्ट है, इनकी फील्ड नहीं आती। हमने वैसे पहली ही क्लास है फॉर्मूला किसका पढ़ा है, सिर्फ सर्कल का, तो अभी तो सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। तो वैसे इनका जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है, 0, जब आएगा देखेंगे क्यों आता है। पर जब भी ऐसा पार्ट आएगा जो रेडियल है तो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ आर्क वाला पार्ट चूज करेंगे। तो 30 डिग्री हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, कुछ भी दे रखा हो, सेम आंसर है। कर लोगे सॉल्व, ये कोई इशू नहीं है इसके सॉल्व करने में आपको। एक और क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये भी वैसे आसान सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये। 2 सेमी सर्कल एक साथ दे दिए, वैसे पहले मैं लिख लेता हूं अगर आपको याद है ध्यान रखने के लिए, कि सेमी सर्कल के लिए फील्ड कितनी आती है, क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई और I बाय ए इंटू पाई। ये सेमी सर्कल की फील्ड है, ठीक है। यहाँ कितने सेमी सर्कल हैं, तो दोनों की अलग अलग निकालोगे और फिर चेक कर लोगे, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे, अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, यही करोगे। तो इस पे नंबरिंग दे रखी है, क्या रेडियस रखना है, एक 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, तो 1 वाला B1 मान लिया, 2 वाला B2 मान लिया। तो बताओ B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 क्या आएगा, म्यू नॉट बाय करंट I, फिर अपॉन R1 और पाई, बाय, डॉट या क्रॉस, इसमें करंट ऐसे है, चेक करो। इस सेमी सर्कल से ये जो करंट है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होती है, क्रॉस थी। और वैसे भी देखो इसके लिए करंट ऐसे है ना, ये तो यहां से करंट ऐसे आ रही है, तो कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो B1 के लिए क्या आ रहा है, क्रॉस, और
और माइनस, ये दोनों नहीं लिखने हैं आपको, एक लिखना है। मैंने और लिख देता हूँ यहाँ बीच में ना, कहीं तुम दोनों लिख दो याद करने के चक्कर में। और माइनस के कैप, समझ में आ रहा है? फिर B2 क्या आएगा? सब कुछ सेम है, करंट सेम है क्या? सेम है। R2 और पाई और करंट ऐसे है, क्रॉस ही आएगा। सेम आएगा। तो यहां भी क्या आएगा? क्रॉस आएगा। जब दोनों सेम हैं तो B क्या आएगा? ऐड कर दोगे। जब ऐड कर दोगे कुछ कॉमन आएगा, दोनों क्रॉस है ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन, आई कॉमन और पाई कॉमन, 1/R1 प्लस 1 और क्रॉस और माइनस के कैप। समझ में आ गया? डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो गए, डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या करते? माइनस आ जाता। कौन सा होता बड़ा अगर दोनों होती अपोजिट? तो बाई चांस कौन सी वैल्यू बढ़ जाती, B1 या B2? भाई दोनों में आई सेम है ना, और R1 छोटा है, R1 छोटा है, नीचे की वैल्यू कम है, तो B1 बड़ी वैल्यू आएगी और B2 क्या आएगी? छोटी आएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट हो सकता है ये ना, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, दोनों में डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो बताओ B1 क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R1 और पाई, डॉट या क्रॉस? डॉट और के डॉट। कैप। B2 म्यू नॉट बाय और आई बाय और पाई क्रॉस, और कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? B1 बड़ा आएगा, R1 छोटा है B1। तो B1 बड़ा आएगा। तो नेट फील्ड जो आएगी B1 माइनस B2, कुछ कॉमन आएगा? B1 बड़ा है ना, तो I कॉमन, पाई कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2। ये डोमिनेंट है ना, तो आंसर क्या आएगा? के कैप। जो बड़ी है उसी का आंसर। ठीक है ना? तो आज की क्लास खत्म, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और ये हमने आज एक डेरिवेशन की है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक ही डेरिवेशन कर पाएंगे, एक डेरिवेशन फिर सब क्वेश्चन। ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय।